गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। और जो रतनगढ़ में जो रघुनाथ स्कूल है, जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसकी ओर से जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 10 में आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो दूसरा अध्याय है बेटा वो चल रहा है संघर्षकालीन भारत। उसमें 1206 से लेकर 1757 तक के काल के अंतर्गत होने वाले संघर्ष, मुगल सत्ता की स्थापना, गुलाम वंश के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, खिलजी वंश आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक है, उनकी उपलब्धियों के बारे में बता दिया, लोधी वंश के बारे में बता दिया। आज हम सल्तनत कालीन जो शासन प्रणाली है और प्रारंभिक मुगल शासन है, इसके ऊपर अपना ध्यान है वो केंद्रित करेंगे। इससे पहले बाबर को पढ़ाने से पहले मैं आपको सल्तनत कालीन प्रशासन पर है वो एक बार पुनः मूल्यांकन आपको करवाऊंगा। तो सल्तनत कालीन प्रशासन आपको पता है दिल्ली सल्तनत थी, उसके अंतर्गत केंद्र था वो दिल्ली था। बाद में सिकंदर शाह लोदी ने आगरा को 1506 में आगरा नगर की स्थापना की थी और बाद में चलकर आगरा था वो शासन की राजधानी बना था। इससे पहले जो दिल्ली थी वह भारत की राजधानी थी, सुल्तानों के अधीन दिल्ली थी, वो भारत की प्रमुख राजधानी थी। सल्तनतकालीन प्रशासन सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तुर्की शासक थे, उन्होंने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था या सुल्तान की उपाधि को शुरू किया था। महमूद गजनवी जो लुटेरा था, आक्रमणकारी था, आक्रांता था और तुर्की था, उसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि को धारण किया। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया था, लेकिन जो उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वह सोमनाथ के मंदिर पर था। सोमनाथ के मंदिर पर जो उसके द्वारा किया गया आक्रमण था वो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। उसने सोमनाथ के मंदिर को जीर्ण शीर्ण कर दिया, तोड़ दिया और भगवान शिव के शिवलिंग को तोड़कर उसने मक्का मदीना की जो मस्जिद थी उसकी जो सीढ़ियाँ थी उसकी नींव में उन पत्थरों को जुड़वा दिया था। यहाँ से वह विशाल मात्रा में धन संपदा को लूट कर ले गया था। यहाँ सोमनाथ मंदिर से उसे इतना अधिक सोना मिला था कि उसे सोने को लादने के लिए उसे 200 ऊंटों पर लादकर वह वापस चला गया था। इस प्रकार उसे भारत में अत्यंत मात्रा में धन संपदा है वो मिली थी। उसके काल में दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनका भारत पर आक्रमण या भारत पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था वो उनमें से कई थे। एक तो भारत की धन संपदा को लूटना, एक भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना, भारत की धन संपदा को लूटना और मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना, और काफिरों को काफिर किसे कहते हैं जो गैर मुस्लिम हो, और काफिरों को मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवाना या धर्मांतरण करवाना। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका प्रारंभिक उद्देश्य भी यही था। वो मानते थे कि मुस्लिम विजेता हैं, दुनिया पर शासन करने के लिए आए हैं। इसी उद्देश्य से वो आक्रांतता के रूप में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। भारत की धन संपदा को लूटना, भारत में इस्लाम धर्म के झंडे को ऊंचा उठाना और भारत में जो गैर मुस्लिम हैं, जो काफिर हैं, उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना, उनका धर्मांतरण करना, ये उनका उद्देश्य रहा था। तो हमने सल्तनतकालीन प्रशासन में सबसे पहले सुल्तान के बारे में आपको बताया था कि सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों के द्वारा शुरू की गई थी और महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि को धारण करने वाला सबसे पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के अधीन थी, राज्य की समस्त शक्ति थी वो सुल्तान में केंद्रित थी। सुल्तान था वो सर्वोच्च न्यायाधीश था, प्रधान न्यायाधीश था, प्रमुख प्रशासक था, प्रमुख शासन करने वाला था। समस्त शक्तियाँ वही, उसके पास ही समस्त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्ति थी। वही प्रशासक था, वही न्यायाधीश था, वही कानून का ज्ञाता था, वही उसके शब्द ही कानून थे, उसने जो कह दिया वो कानून था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान का पद है वो
अत्यंत सुशोभित किया गया था। सुल्तान के पद को सल्तनत कालीन शासकों ने अत्यंत श्रद्धा और पवित्रता से देखा था। सुल्तान था वो सर्वे सर्वा होता था, संपूर्ण शक्तियां थी वो उसी में निहित थी। सुल्तान से अपेक्षा की जाती थी कि वह उलेमा वर्ग की राय को माने या उलेमा वर्ग की राय के अनुसार, उलेमा मौलवी या तुर्की अमीर थे, उनकी राय को वो माने और उनकी राय के अनुसार शासन करे। तो सुल्तान से अपेक्षा की जाती थी जो मुस्लिम धर्मावलंबी है, उलेमा है, मुस्लिम संत है, उनके बातों को माने और उसी के अनुसार आचरण करे। तो जैसा बच्चों आपको मैंने बताया था, पहले बता दिया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये जो वंश था ये यामनी वंश, इलबारी वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। यामनी, इलबारी या गुलाम वंश है वो इसी का नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का प्रथम शासक था। इसके बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसके बाद में रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद, इसके बाद में बलबन, ये दिल्ली सल्तनत के शासक बने थे। बलबन के समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ था। इल्तुतमिश ने भी विस्तार किया था। इल्तुतमिश ने अपने विश्वस्त अमीरों का एक दल गठित किया था जो उसके प्रति विश्वास पात्र था। इस दल का नाम चहलगानी या चालीसा रखा गया था। चाहे चहलगानी या चालीसा दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख विश्वसनीय अमीर थे, जो तुर्की अमीर थे, उनका एक दल था। जो विदेशी थे, जो तुर्की अमीर थे, उनको उसने संगठित किया था और चालीसा या चहलगानी का निर्माण किया था। ये चालीसा या चहलगानी के जो 40 प्रमुख अमीर थे, ये सुल्तान के विश्वसनीय थे। जो सुल्तान थे उसके स्वामी भक्त थे और सुल्तान की आज्ञा से शासन या शासन की आज्ञाओं का पालन करते थे। दूसरा है अमीर। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव था। अमीरों के दो वर्ग थे, तुर्की और गैर तुर्की थे। अमीरों के दो वर्ग थे, एक तो तुर्की जो सबसे प्रभावशाली वर्ग था। तुर्की जो अमीर थे वो, क्योंकि जो शासक थे वो भी तुर्की होते थे, और तुर्की अमीरों का दल था, जो तुर्की अमीरों का दल था वो प्रभावशाली था, शक्तिशाली था। दरबार में उनका अधिक प्रभाव था, दरबार में वो प्रभावशाली थे। बादशाह या सुल्तान को वो सलाह देते हैं, सुल्तान है वो उनकी राय को मानता था। और जो गैर तुर्की थे वो भारतीय थे, उनका अपेक्षाकृत कम सम्मान था, उनका अपेक्षाकृत कम ओहदा था, उन्हें कम सम्मान का पद दिया जाता था, वो शक्तिशाली नहीं थे। जो तुर्की अमीर थे वो शक्तिशाली थे, उनके पास समस्त शक्तियां केंद्रित थी, समस्त शक्तियों का प्रयोग है वो तुर्की अमीर करते थे। इल्तुतमिश के समय, जैसा मैंने आपको बच्चों बताया है कि उसने अपने विश्वसनीय अमीरों का एक दल बनाया था जिसे हम चहलगानी या चालीसा के नाम से जानते हैं। चहलगानी या चालीसा था, उसका निर्माण है वो इल्तुतमिश ने किया था। शासकों की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज़्यादा होता रहता था। जो शासक शक्तिशाली होते थे, जो सुल्तान शक्तिशाली होते थे, तो अमीरों का दल, अमीर वर्ग है वो कम प्रभावशाली होता था। जैसा कि हम इल्तुतमिश के शासन के काल के दौरान, रजिया के शासनकाल के दौरान, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान देखते हैं, जब ये जो शासक थे वो इतने मजबूत नहीं थे। इसके काल में जो अमीर वर्ग था वो बहुत शक्तिशाली बन गया था, वो सर्वे सर्वा बन गया था। उनकी राय को बहुत समझदारी से या ध्यान से सुना जाता था। दरबार में इनका प्रभाव है बहुत ज़्यादा व्याप्त था। तो जो शासक कमज़ोर थे उसके शासनकाल में ये जो तुर्की अमीरों का दल था वो प्रभावशाली रहता था, और जो शासक मजबूत होते थे, जैसे कि बलबन के समय, बलबन स्वयं बहुत शक्तिशाली शासक था। तो जो सुल्तान शासक शक्तिशाली होते थे उनके काल में जो ये चालीसा था या जो अमीर वर्ग की शक्ति थी वो अंकुश में रहती थी, उनका प्रभाव कम रहता था। लेकिन जब यदि कोई शासक कमज़ोर था या कमज़ोर साबित होता था या शक्ति विहीन होता था, तो ये अमीर वर्ग का प्रभाव, तो इस अमीर वर्ग का प्रभाव था वो ज़्यादा रहता था। इस अमीर वर्ग की मनमानी ज़्यादा रहती थी। तो बलबन ने इस अमीर वर्ग की शक्ति को कुचलने का काम किया था। उसने चालीसा को या चहलगानी को, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, उसको भंग कर दिया था। चालीसा की शक्ति को
समाप्त कर दिया था। अमीरों के मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी, अमीरों को संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। उसने अमीर वर्ग को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत मंत्रिपरिषद की तरह होती थी। वजीर, दीवान इंसा, दीवान रसालत, ये 4 स्तंभ थे। वजीर का कार्यालय दीवान विजारत कहलाता था। वजीर का कार्यालय था वो दीवान विजारत होता था। वो एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर, जो वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है, उसके समान दीवान विजारत का पद होता था। वजीर है वो दीवान विजारत कार्यालय से संबंधित होता था। और यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, वित्त विभाग का प्रमुख होता था। मुस्तफी, खजांची, मजुमदार इस विभाग के उसके कर्मचारी थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ और अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि की कृषि योग्य बनाने के लिए दीवान अमीर कोही, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो फालतू जमीन थी, जो खालसा के अंतर्गत जमीन थी, जो बंजर जमीन थी, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए दीवान अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग का गठन किया था। जो विभाग है वो मजबूत था। तो दीवान अमीर कोही की विभाग की स्थापना की थी। दीवान इंशा शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवान इंशा पर शाही पत्र व्यवहार का, शाही पत्रों का आदान प्रदान करना, शाही पत्रों का एक दूसरे राज्य से पहुंचाना, एक दूसरे सुल्तान तक उनको पहुंचाना। तो दीवान इंशा था वो शाही पत्र विभाग का अध्यक्ष था। तो दीवान रियासत था वो एक तरीके से विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या विदेश मंत्री की तरह काम करता था। दीवान रियासत था वो विदेश मंत्री की तरह रहता था। सदर उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। उसका कर कोष था वो अलग होता था। तो सदर उस सुदूर था वो धार्मिक कर विभाग का प्रमुख था। इसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। तो सदर उस सुदूर में क्या करता था, जकात से जो प्राप्त था वो धन था वो प्राप्त होता था। इसका प्रयोग है वो धार्मिक कार्यों के लिए, मस्जिद के लिए या धार्मिक विधवा महिलाओं के विवाह के लिए, मुस्लिम विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए इस धन को खर्च किया जाता था। यह विभाग था वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जकात से प्राप्त धन एकत्रित किया जाता था। इसका कोष अलग होता था। सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कुजात था वो प्रमुख न्यायाधीश होता था। वकील दे बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर मजलिस ये प्रमुख जहांदार थे। सल्तनत काल में सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। सल्तनत काल का जो सैन्य धर्म था वो सापेक्ष राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रीय व्यवस्था थी। समस्त शक्तियां राजा पर या सुल्तान में केंद्रित होती थी। वही प्रमुख न्यायाधीश, वही प्रधान सेनापति, वही प्रमुख कार्यपालिका, वही प्रमुख व्यवस्थापिका होती थी। समस्त शक्तियां सुल्तान के द्वारा ही प्रयोग की जाती थी। समस्त शक्तियों का प्रयोग है वो उसके द्वारा ही किया जाता था। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। जैसा कि आपको पता है फिरोज तुगलक के समय 24 प्रकार के करों को समाप्त करके केवल शरीयत के हिसाब से 4 कर लगाए गए थे। खराज, खम्स, जजिया, जकात। जजिया था वो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। ये फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर है वो आरोपित कर दिया था। तो खराज, खम्स, जजिया, जकात ये शरीयत के अनुसार 4 कर थे। वो सल्तनत काल में प्रसिद्ध थे। वैसे तो कर खूब थे लेकिन फिरोज तुगलक ने इन 24 प्रकार के करों को समाप्त करके केवल 4 प्रकार के कर, खराज, खम्स, जजिया, जकात है वो शुरू किया था। खराज, खम्स, जजिया, जकात थे वो सल्तनत काल के कालांतर में सल्तनत काल में अत्यंत प्रसिद्ध हुए थे। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी। सिख जिलों का राजस्व अधिकारी होता था। प्रांतपति होते थे, उसकी नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। और सुल्तान अपने विश्वस्त सहयोगियों, अमीरों या अपने पुत्र को प्रांतपति के रूप में नियुक्त करता था। प्रांतपति के रूप में वह उन्हें स्थापित करता था। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। जिला होते थे सल्तनत काल में, जो जिले होते थे उसमें सिख नामक अधिकारी होता था जो राजस्व वसूल करता था। अंततः 1206 से लेकर 1526 तक अंततः
1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत विद्यमान रही, दिल्ली सल्तनत का शासन रहा, दिल्ली सल्तनत है वो बनी रही। इसके बाद सल्तनत काल में साम्राज्य की सीमा तत्कालीन सुल्तानों की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। सल्तनत काल में जो साम्राज्य की सीमा थी वो सुल्तानों की योग्यता और अयोग्यता, सुल्तानों की योग्यता और अयोग्यता के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। कभी वो बढ़ जाती थी, कभी उसमें कमी आ जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत काल के अंतर्गत जो साम्राज्य था वो सुल्तानों की योग्यता पर निर्भर होता था। सुल्तान यदि योग्य और शक्तिशाली बलबंद जैसे, अलाउद्दीन खिलजी जैसे या मोहम्मद बिन तुगलक जैसे होते थे तो साम्राज्य विस्तृत हो जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह या गयासुद्दीन या फिर नासिरुद्दीन महमूद की तरह यदि कमजोर सुल्तान होते थे तो उस समय सल्तनत का विस्तार नहीं हो पाता था। तो आज हम मुगलकालीन भारत के बारे में देखेंगे कि मुगलकालीन भारत है वो कैसा रहा। जैसा कि बच्चों आपको पता है भारत में मुगल वंश के संस्थापक है वो बाबर को माना जाता है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में, भारत के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक युद्ध जिसे भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध की संज्ञा दी जाती है वो पानीपत का युद्ध था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हटा दिया। अफगानों या लोदियों की सत्ता समाप्त हो गई, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और मुगलों की सत्ता है वो स्थापित हुई थी। मुगलों की सत्ता है वो स्थापित बाबर ने की थी। तो बाबर था वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। बाबर तुर्की मुसलमान था, बाबर था वो तुर्की मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। इसके अलावा तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ वह मंगोल सेना नायक चंगेज खां का भी वंशज था। चंगेज खां से भी उसका ताल्लुक था, उसकी माँ चंगेज खां की वंशज थी। मोहम्मद बाबर के प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद वह फरगना के गद्दी पर बैठा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था और उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और फरगना के शासक रहते हुए उसने बाद में फरगना से उसे हटा दिया गया तो उसने भारत में कई बार आक्रमण किया था। उसका अंतिम आक्रमण सफल रहा था। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर दिया था। यह युद्ध भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था जिसके द्वारा भारत में मुगल सत्ता, मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि धारण करके बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला वह पहला तैमूर वंशीय शासक था। तो बादशाह की पदवी को धारण करने वाला, बादशाह की उपाधि को धारण करने वाला वह पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि राणा सांगा भी उत्तर भारत का प्रमुख राजपूत शासक था और बाबर का मानना था कि जब तक राणा सांगा जीवित है वह दिल्ली उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं ला पाएगा, दिल्ली पर उसका कब्जा वो आसान नहीं हो पाएगा। दूसरा, उसने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया था। काफिरों के विरुद्ध उसने युद्ध की घोषणा कर दी थी और इस युद्ध में उसने तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, तोपखाने का समुचित प्रयोग किया था। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी और खानवा के युद्ध में बाबर है वो विजेता बनकर निकला था। बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर का यह युद्ध तुगलमा पद्धति से लड़ा गया, उसने इसे जिहाद का नारा दिया था। 1528 में उसने घाघरा के युद्ध में अफगानों को भी परास्त कर दिया था। तो घाघरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में उसने अफगानों को परास्त कर दिया था, अफगानों को उसने हटा दिया था। इसके अतिरिक्त 1529 में घाघरा के युद्ध में 1529 में घाघरा के युद्ध में 2829 में घाघरा के युद्ध में उसने अफगानों को परास्त कर दिया था। तो अफगानों के साथ जो उसका युद्ध हुआ था 1528-29 में हुआ था। 28 और 29 में उसका अफगानों के साथ युद्ध हुआ था। अफगानों के साथ उसका युद्ध था वो 1828-29 में हुआ था। 1528 में उसका युद्ध है वो मेदिनी राय के साथ हुआ था। 1528-29 में उसने 1528-29 में उसने अफगानों को 28-29 में मुख्य रूप से माना जाता है उसने घाघरा के युद्ध में अफगानों को परास्त कर दिया था। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया था। उसने बाबरनामा की या तुझके बाबरी की रचना की थी जो
अपनी जो प्रमुख रचना थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसका बाबरनामा में या बाबरनामा या तुर्की या तुझके बाबरी भी कहते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे बाद में फारसी में अनुवादित किया था। तो 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में मेदिनी राय के साथ युद्ध, 1528-29 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को उसने परास्त कर दिया था। घाघरा युद्ध का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण था, जो 1528-29 में लड़ा गया था। बच्चों आपको साफ दिखाई दे रहा होगा मैं जो लिख रहा हूँ। तो 1528-29 में उसने 1528 में मेदिनी राय और 1528-29 में घाघरा के युद्ध में उसने अफगानों को परास्त कर दिया था। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया था। तो आज मैंने आपको बाबर के बारे में बताया है, इसको आपको लिखना है, याद करना है, समझना है, इसको लिख कर याद करना, ये आपका होमवर्क है। बाबर के बारे में आपको होमवर्क है, आपकी फेयर कॉपी कभी भी मंगाई जा सकती है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।